सरकार कहती है इन्फ्लेशन नहीं है, कंपनी के रिजल्ट ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन है। किसी भी कंपनी का रिजल्ट उठा लीजिएगा, किसी भी कंपनी के मटेरियल की कॉस्ट को देख लीजिएगा, मटेरियल की कॉस्ट को, मटेरियल के अंदर कम से कम ना प्राइस वेरिएंस 10% का एक क्वार्टर के अंदर 10% का प्राइस वेरिएंस है। प्राइस वेरिएंस समझते हैं आप, यानी कि प्राइस जो बढ़ा है, अगर आप उसको एनालाइज देखेंगे ना 10% की रेट से मटेरियल कॉस्ट बढ़ रही है। सरकार कह रही है इन्फ्लेशन 6% से नीचे है। मैंने आपको ये सारी बातें कब कही थी? मैंने आपको 1.5 महीने पहले कही थी, जब रिजल्ट सीजन शुरू हुआ था। शुरू भी नहीं हुआ था, मैंने कहा था सारी कंपनीज के रिजल्ट आप उठा के देख लेना, चाहे वो फार्मा है, चाहे वो कोई केमिकल कंपनी है, चाहे वो कोई स्टील कंपनी है, चाहे वो एल्युमिनियम कंपनी है। हालांकि देखिएगा एल्युमिनियम, स्टील या जो मेटल्स हैं वहाँ पर उन्होंने सेलिंग प्राइस पास ऑन हो गया तो दिक्कत नहीं हुई उनको। लेकिन क्रूड ऑयल देख लीजिएगा, ब्रेंड क्रूड देख लीजिए, आप स्टील देख लीजिए, एल्युमिनियम देख लीजिए, प्लास्टिक देख लीजिएगा, होम डेकोर के सामान देख लीजिएगा, खाने की चीज़ें देख लीजिएगा, पीने की चीज़ें देख लीजिएगा। जो लोग पीने वाले हैं वो भी ध्यान रखिए, सब चीज़ें पिछले साल से कंपेयर कर लो भाई साहब, एवरेजली आपको 15% का राइज मिलेगा, 15% का। और जो गवर्नमेंट की सीपीआई की बास्केट है ना, उसमें भी आप देखोगे 10% से ज़्यादा का राइज है। लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। यार अमेरिका जैसी इकोनॉमी के अंदर, अमेरिका जैसी जहाँ पर की कंजम्पशन है नहीं हमारे सामने कुछ भी, हमारे तो यहाँ पे लोग खाने वाले, यूज़ करने वाले इतने हैं। हमारी इन्फ्लेशन भाई साहब 6% से नीचे, यूएस की इन्फ्लेशन भाई साहब 7.5%। यकीन ही नहीं होता हमें। और हमें यकीन इसलिए नहीं होता क्योंकि हम जो रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदने हैं उसी से आपको पता चल जाए। मैं आपको एक जस्ट एग्जांपल देता हूँ, बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप एक छोटी सी ब्रेड का पैकेट खरीद के भी लाओगे ना, छोटा सा, मतलब आप वो समझ लीजिएगा स्मॉल साइज़ की, वो 20 रुपये की आती थी पिछले साल, आज 25 रुपये की है। आपको कैलकुलेशन कर लीजिए 20 और 25 का डिफरेंस कितना है। 20 रुपये का 25% होता है 5 रुपये। ये है इन्फ्लेशन। मैं खाने बता रहा हूँ। अब गेहूं की चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि गेहूं सबसे ज़्यादा यूज होता है। आप चावल देख लो, जो बासमती चावल आप 150 रुपये किलो लाते होगे वो आज 170-180 रुपये, 10% से ज़्यादा है। आप लोहा सीमेंट की, तो सीमेंट का कट्टा देख लो 10% ज़्यादा है। कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन में देख लो भाई, डीजल पेट्रोल भी बढ़ गया तो वो सब बढ़ रहा है। लेकिन हमारी सरकार मानती नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है यार, जो हमारे डिपॉजिट्स है ना वो बर्बाद होते हैं, क्योंकि हम बैंकों में पैसा रखेंगे और बैंकों में इंटरेस्ट मिलेगा 4%, 5%, और सेविंग में तो वो भी नहीं मिल रहा। तो कुल मिलाकर हम उस महंगाई के सामने जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो फ्यूचर नीड्स को पूरा नहीं कर पाएंगे हमारी को, तो हमारी सेविंग जो है वो एक तरीके से बर्बाद होगी। तो बढ़िया ये यार आज ही खा पी लो। तो ये जो टेंडेंसी है, ये इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल है। और इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तरीके से सेविंग करेगा उसकी जो है कैपिटल डिस्ट्रॉय हो रही है एक तरीके से, यानी कि फ्यूचर में वही पैसा वो जो आज उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, अगर वो 2 साल बैंकों में रखेगा तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो पैसा पर्याप्त नहीं होगा। इसी को बोलते हैं कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी बहुत तेज़ी से डिटोरिएट हो रही है और सरकार इसको मान नहीं रही है। और मैंने आपको कल भी बोल दिया था मानेगी नहीं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इन्फ्लेशन से लिंक होते हैं। सरकार के जो इन्फ्लेशन के डेटा है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मुझे नहीं पता, बट उसी की वजह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे मिले। लेकिन देखिएगा बिजनेसमैन को फ़ायदा है, हम शेयर होल्डर्स को बड़ा फ़ायदा है कि भाई ठीक है पैसा अब इक्विटी में ही आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैं आपको बड़ा सॉलिड तरीके से बता रहा हूँ, जहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है, रियल एस्टेट में एक बार तो आग लगा दी इन्होंने। लेकिन भाई साहब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे भी होंगे तो लोग होम लोन तो लेने आएंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के रेट बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, बढ़ भी चुके हैं। दूसरी बात क्या है, तो मुझे अभी पर्सनली लगता है कि ये थोड़ा अवॉइड करने की चीज़ है। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इवन केमिकल कंपनी है, भाई साहब उनके रिजल्ट्स में आप देखिएगा बेहतरीन तरीके से आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि वो कॉस्ट ही अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे आगे चल के। तो अल्टीमेटली स्मॉल मिड कैप के लिए बहुत जबरदस्त पेन है, और लार्ज कैप में भी बहुत सारी कंपनीज को चैलेंज आएगा। इवन स्टील और सीमेंट कंपनीज को भी आगे चल के चैलेंज आ सकते हैं। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म के लिए ये जो डिसीजन आज का हुआ है वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो ठीक है, इक्विटी मार्केट के लिए ठीक है, बट लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए भी खराब है। और बैंक के डिपॉजिटर्स जनरली मुझे उन लोगों पर दया आती है जो लोग पेंशनर है, जिनकी उम्र 60 साल होगी, ज़िंदगी और उन्होंने पैसा कमाया और आज बैंक में वो डिपॉजिट रख रहे हैं। तो अल्टीमेटली उनका जो पैसा है वो उनकी ज़रूरतें पूरी कर पाने में सक्षम नहीं है। तो सबसे ज़्यादा तो पेंशनर का जो नुकसान है,
या जो एक मध्यम वर्ग है या जिनको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है, उन लोगों की मजबूरी है कि वो बैंकों में पैसा रख रहे हैं, तो वो जब उनको अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, बाकी चीज़ों के लिए ज़रूरत के लिए पैसा निकालेंगे तो शायद वो पैसा पर्याप्त रहेगा ही नहीं। तो ये जो चैलेंजेस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। किसी दिन और बताऊँगा कि सरकारी कॉलेजेस किस तरीके से प्राइवेट कॉलेज के रूप जो है धारण कर चुके हैं फीस के मामले में, वो कभी किसी और दिन चर्चा करेंगे। तो आज का जो बाजार है उस पर आते हैं मुद्दे, क्योंकि आज का मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, मुझे तो पहले से पता था कि सरकार नहीं बढ़ाएगी, आरबीआई रेट नहीं बढ़ाएगा, बट मुझे ये तो पता था कि नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे ये पक्का है कि जो लोग ज़रूरतमंद है बेचारे, उनके साथ जो है एक तरीके से अन्याय हो गया। और जिनके पास पैसा है, जो डिपॉजिट रखते हैं और जो इक्विटी मार्केट में या बाकी जो असेट्स क्लास है उसको अप्रोच नहीं कर सकते। निफ्टी ने आज देखिएगा अच्छी तेजी की, और निफ्टी ने यार तेजी करनी थी आज। निफ्टी ने तेजी इसलिए करनी थी क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर कल बिल्डअप हो चुका था। 17,600 पे रेजिस्टेंस था, वहां तक बाजार गया। मुझे चैलेंज ये मिल रहा है, अगर एफआईआईज की सेलिंग जिस तरीके से हो रही है, अब जो डीआईआईज माल खरीद रहे हैं वो वास्तव में किसका पैसा है? वो पैसा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। ये रिटेल इन्वेस्टर का पैसा 5 या 6 महीने बाद, क्योंकि उनकी तो एनएवी घट जाएगी, कोई बात नहीं है, और ये जो स्मार्ट मनी अगर बाजार से निकलेगी, और स्मार्ट मनी पर बहुत बढ़िया तरीके से पैसा निकाल रही है, ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दबाजी में नहीं है। और ये पैसा अगर 1 महीने और निकलता हुआ नजर आए, या तो ये पैसा बाहर से आ जाए, क्योंकि अब यूएस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन बढ़ गई है, वहाँ पे सरकारों ने मान लिया 2%, 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड 2% के ऊपर हो गई है। पिछले 40 साल की सबसे बड़ी महंगाई जो है यूएस झेल रहा है इस बार। तो स्टॉक मार्केट को भी आर्टिफिशियली जो है मैनेज किया जा रहा है, लेकिन आर्टिफिशियली मैनेज कब तक करेंगे? तो लिक्विडिटी डाल रहे थे आप, अब लिक्विडिटी थोड़ी सी स्क्वीज होगी। तो जितने भी भाई साहब हमारे इक्विटी के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ध्यान रखिएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इक्विटी में पैसा लगाने का समय अभी आगे बहुत अच्छा आएगा, और नीचे के वैल्यूशंस पर आपको बाजार मिलेंगे, चाहे इंडिया के ना मिले। इंडिया में हो सकता है कि LIC का IPO तक आपको शायद ना मिले, लेकिन आपको वर्ल्ड की मार्केट्स के अंदर, जहाँ पर रियल सेंस के अंदर जो है इन्फ्लेशन को जो है टैकल किया जाता है, वहाँ पर शायद आपको बाजार निचले लेवल्स पे मिलेंगे। और जब इस तरीके से बाजार मिलेंगे तो वहाँ की इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट होते हुए मिलेंगे। तो इंडिया के बाहर जो है मुझे लगता है यूएस के बाजारों में भी अच्छी करेक्शन आएगी, और यूएस के बाजार वैल्यूशंस वाइज आज भी इंडिया के बाजारों से सस्ते हैं। निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में जो कैंडल बनी वो ठीक है, लेकिन मैं अभी पर्सनली ऐसा मान रहा हूँ कि देखिएगा 17,600 के ऊपर अब बाजार जो भी जाएगा ऊपर, दैट विल बी आर्टिफिशियली ऊपर जाएगा, आर्टिफिशियल रूप में ऊपर जाएगा। जा सकता, मना नहीं करूँगा, बट मुझे कंफर्ट नहीं है। मुझे लगता है कि 17,600 पे बाजार अटकना चाहिए, ऊपर ले जाने की कोशिश हो सकती है LIC के IPO की वजह से। तो पूरी की पूरी मशीनरी जो है इसलिए काम करेगी। तो सरप्राइजिंगली आपको स्मॉल कैप मिड कैप में तेजी नहीं मिलेगी। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप अगले क्वार्टरली रिजल्ट्स तक शायद यहाँ पर और भी करेक्ट होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम स्मॉल कैप मिड कैप में खरीदारी नहीं कर रहे हैं। मैंने आज भी जो है एक स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर खरीदारी की है, ओनली ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन। और मुझे लगता है कि वो इंटरेस्ट सेंसिटिव नहीं है। इंटरेस्ट का या महंगाई का असर तो पड़ेगा उसके बिजनेस में, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर खरीदारी तो हम देखिएगा कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमें स्मॉल मिड कैप में। तो जहां हमें मिल रहे हैं, हम 3 से 5 साल के नजरिए से अच्छे शेयर्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मेरा पर्सनल डिस्क्लोजर है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल निराशावादी हो गया हूँ। मैं आपको जो एनालिसिस कर रहा हूँ वो आज के सर्कमस्टांसिस के हिसाब से कर रहा हूँ कि किस तरीके की स्थिति है। आज देखिएगा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पे बैंक निफ्टी के लिए दाव लगा था। आज के दाव के 2 खिलाड़ी थे। एक्सिस को होल्ड किया गया, ICI को भी नीचे से 5-6 रुपये ऊपर ले आया, 800 रुपये के भाव से 800 रुपये के नीचे चला गया था। मैनेज करने की पूरी कोशिश थी, 39,000 अचीव हो गया, जहां पर मोस्टली आज के लिए सौदे बनाए गए थे, स्टार्डल था वहां पे, और कुल मिलाकर एक अच्छे लेवल के साथ क्लोजिंग हुई। मेरा व्यू अब न्यूट्रल टू नेगेटिव है, न्यूट्रल टू पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाजार के अंदर जो स्मार्ट मनी है वो इन सारी चीज़ों को देख रही है, और स्मार्ट मनी भी अभी जो सट्टे वाली मनी है वो तो बाजार में रहेगी, लेकिन स्मार्ट मनी धीरे धीरे से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो HNI इन्वेस्टर्स हैं उनका पैसा भी अब धीरे धीरे करके बाहर होता हुआ हमें नजर आएगा।
इसके अलावा एडवांस डेक्लाइन रेशो आज नेक टू नेक थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतनी तेजी के बावजूद भी बराबरी थी, कोई ज़्यादा नहीं थी। ओएनजीसी देखिएगा आज का तेजी का सितारा 2-3 दिन से गिर रहा था यार। टीसी, टाटा स्टील, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लिमिटेड सब तेजी में थे आज, हैवी वेट्स तेजी में थे। गिरावट थी मारुति सुजुकी में, भारत पेट्रोल में, श्री सीमेंट में, इंडियन ऑयल में और अदानी पोर्ट एसईजेड। अदानी डेवलपर ने तो भाई साहब छक्के जोड़ा दिए। अदानी डेवलपर की वैल्यूएशन हमें समझ में नहीं आती, पर भाई साहब देखिएगा जिस शेयर के साथ ना अदानी शब्द जुड़ जाए उस शेयर की वैल्यूएशन मत देखा करो। वो शेयर हमारे हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता, वो कोई वैल्यूएशन काम नहीं करती, वो अलग तरीके से चलते हैं। वो कंपनी क्या करती है, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, कोई फ़र्क नहीं है। अगर कंपनी के नाम के अंदर अगर अदानी ग्रुप का कोई भी शेयर है आपको, तो वो देखिएगा उसने ऊपर ही जाना है, कुल मिला के वो शेयर नीचे नहीं आएगा। हम बड़े सरप्राइज है कि अदानी विल्मर की ये वैल्यूएशंस कैसे हो गई, पर बाजार है, भाव भगवान है, तो स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। बट अल्टीमेटली मुझे लगता है जो बड़े लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं या जो वैल्यू बाय करते हैं, शायद अदानी विल्मर भी ओवर वैल्यूड हो गया है, लेकिन अदानी ग्रुप के बहुत सारे शेयर ओवर वैल्यूड, आप क्या कर लोगे। निफ्टी बैंक देखिएगा, निफ्टी बैंक 39,000 बिल्कुल परफेक्ट लेवल। अभी देखिएगा जो रेजिस्टेंस है वो 39, यहाँ पर अगर निफ्टी बैंक में जो पहला रेजिस्टेंस है वो 39,050 में है, 39,150 पे टेक्निकल चार्ट पे, और अगला है 39,400 पे। जब तक इनके नीचे काम कर रहा है, ऊपर नीचे के लेवल से जो है आपको 38,800 के जो है इमीडिएट सपोर्ट है। 38,800 टूटने के बाद सीधा बाजार 37,800 तक जा सकता है। तो ये 38,800 जब तक होल्ड कर रहा है, जब तक बाजार में तेजी है, मुझे लगता है कि 38,800 बहुत ही जल्द टूटता हुआ नजर आएगा। और इस एक्सपायरी तक, जो अगले महीने की एक्सपायरी है, तब तक शायद हम बाजार के अंदर, इवन निफ्टी बैंक के अंदर भी 2000 पॉइंट तक की गिरावट देख सकते हैं। और उसके रीजंस हमें दिख रहे हैं, क्योंकि बाजार में जो सट्टे वाली एक्टिविटीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और मोस्टली जो सौदे हैं वो ऑप्शंस को देख के हो रहे हैं। चार्ट था, एम पैटर्न बना था, और एम पैटर्न बनने के बाद बाजार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है एक कैंडल और बना ले, मुझे लगता नहीं, फिर दोबारा से एम बना देगा। तो ये एम बनते रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, बाजार में जो ट्रेंड है वो मुझे लगता है एम का है, और आप इसको एम समझे। जिन लोगों को यहाँ से समझ में आता है उनको डब्ल्यू लगेगा। तो सीधी सी बात, ये रेंज वाली मार्केट है, यानी कि बहुत सारे डब्ल्यू समझ लीजिएगा एम। जिनको ये समझ है उनको डब्ल्यू है। कहने का मतलब ये है कि बाजार के अंदर लोअर लेवल पर खरीदो, ऊपर के लेवल पर बेचो, एक रेंज में बाजार चलता हुआ नजर आएगा। और बाजार के बोट, यही अब आज की स्ट्रेटेजी, सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी जो है मुझे लगती है, हर शेयर के साथ निफ्टी बैंक के 5 शेयर पकड़ लो, उन शेयर्स का पिछले 3 महीने का चार्ट लगाइए। 3 महीने के दौरान कौन से प्राइस पे बॉटम बना है और कौन से प्राइस पर टॉप बना है, उन रेंज के बीच में आप ट्रेड करते रहिएगा। ट्रेड के सबसे अच्छे मौके हैं। कोई बहुत ज़्यादा भयंकर तेजी करने की जरूरत नहीं है। बाजार गिर जाए, बेस बन जाए, वहाँ पर आप खरीद लीजिएगा। 3-4 दिन की गिरावट के बाद शेयर खरीदिए, 2-3 दिन बाजार चलता है, बेच के बाहर निकल जाइए। मुझे लगता है सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। ना कोई बहुत तेजी करने की जरूरत है, ना कोई बहुत मंदी। फंडामेंटल वीक हो गए हैं दोबारा से इन क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद। सरकार तेजी वालों के साथ है, गवर्नमेंट की पॉलिसी तेजी वालों के साथ है, इंटरेस्ट रेट को नीचे रखने के लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तेजी के साथ है, LIC का IPO लाना है, इसलिए इंस्टीट्यूशंस तेजी खेलेंगे। तो कुल मिलाकर एक पार्टी तेज कर रही है, FIIs मंदी की तरफ है, जो वैल्यू पिकर्स हैं वो मंदी की तरफ है। तो इसलिए बाजार इसी तरीके से वोलेटाइल रहेंगे। सबसे अच्छा तरीका ट्रेडर्स के लिए, बाजार में कोई भी पोजीशंस इस तरीके से ना ले कि जो डायरेक्शनल हो। डायरेक्शन 2-3-4 दिन देखिएगा, मंदी हो जाए, नीचे बेस बने, माल खरीदिए। 2-3 दिन बाजार ऊपर चले, 10 दिन 15 दिन इंतजार करिए, ऊपर बनता है, बेच के बाहर हो जाइए। मुझे लगता है पर्सनली ये मेरी व्यक्तिगत राय है। कोई भी अंतिम फैसला ले, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह ले, और मुझे आगे भी इसी तरीके के ट्रेड की उम्मीद है, जब तक कि बाजार ये क्रैक नहीं करता। ऊपर के लेवल पर आपको देखें 36,500 क्लोजिंग बेसिस पर नहीं करता, उसके बाद 34,000। अगर 34,000 के नीचे कभी भी बैंक निफ्टी चला गया भाई साहब, उसके बाद भगवान मालिक है, उसके बाद 5,000 पॉइंट भी गिर सकता है। 34,000 टूटना नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक 34,000 है लॉन्ग टर्म, इस पूरे साल के लिए, इस पूरे साल का लेवल बता रहा हूँ, जब तक 34,000 के ऊपर बाजार है, बाजार को कोई गिरा नहीं सकता। और 34,000 जिस दिन टूट गया क्लोजिंग बेसिस पे, उसके बाद बाजार को कोई रोक नहीं सकता। HDFC बैंक देखिएगा 199 पॉइंट, कोटक महिंद्रा, SBI से सब सारे तेजी वाले एक दिन एक साथ चलते हैं।
कुल मिला के भाई साहब ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग के हिसाब से बाजार चल रहा है। फेडरल बैंक, HDFC, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक से सब में आग लगी हुई थी, सब तेजी में थे और आज का सितारा था HDFC। FI आज फिर बेच गए भाई साहब। DIIs के पास पब्लिक का पैसा लगाए जाओ, वैल्यूशन हो ना हो, DIIs पे पैसा ठोकने लग रहे हैं। ठोको भाई साहब, तबाह कौन होगा? तबाह तो रिटेल इन्वेस्टर होगा, पैसा तो इंस्टीट्यूशन का किसका लगा हुआ है? आम आदमी ने इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, आम आदमी ने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है। अब कोई वैल्यूशन चाहे रीजनेबल हो या ना हो, आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, कुछ हो, आपकी कंपनी आगे ग्रो करेंगी नहीं करेगी, लगाए जाओ पैसे को। स्मार्ट मनी बिजनेस से बाहर हो रही है, ठीक है जी। ये स्मार्ट मनी को दोबारा ले आएंगे, बट स्मार्ट मनी ऊपर ले जाके ठोकेगी, ध्यान रख लेना। और सबसे खास बात यह है कि सबसे अच्छी मुझे जो पर्सनल बात लगती है कि FIIs की जो मनी सप्लाई आई है, जो मतलब वो माल उन्होंने बेचा है, उसको सबको सहारा दिया है म्यूचुअल फंड्स ने, हमारी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने। सहारा इसलिए कि अगर ये मिनी सेलिंग हुई और बाद में नीचे बाजार चला गया और फिर 2-3 साल के लिए अगर स्मॉल कैप और मिड कैप में खरीदारी नहीं आई, तो उनको एग्जिट रूट किसने दिया? एग्जिट रूट दिया DIIs ने। मैं अपने व्यक्तिगत मत है, आप देखिएगा पुट कॉल रेशो में, अब पुट लिखने वाले के अंदर ताकत आ गई है, लिखो पुट। और मुझे बस ये जो ताकत आ रही है, ये एक तरीके से तो कॉन्फिडेंस दे रही है कि बाजार में तेजी आ जाएगी, बट मुझे इन पुट राइटर का डर भी लग रहा है, क्योंकि पुट राइटर ने 2-3 दिन पैसे कमा लिए, एक ही दिन गिरा देंगे ये। डाउ जोन्स तो वीक हो गया, इन्फ्लेशन के पॉइंट देख के 7.5% इन्फ्लेशन आई है US के अंदर, उस वजह से वीक है। और देखो सट्टा वहाँ भी चलता है, बात ये है, वहाँ सट्टा चलता है, वहाँ भी एल्गो मशीन से चलता है। तो कुल मिलाकर आज का एनालिसिस आपको थोड़ा सा अलग तरीके से लगा होगा। आज मैंने लेवल्स के मामले में आपको थोड़ा बोल्ड तरीके से बात की। कुल मिलाकर बाजार एट रिस्क, मार्केट एट रिस्क। मार्केट में तो देखिए रिस्क होता है, बट मार्केट में जो रिस्क है वो हमें क्या लग रहा है? मार्केट में वैल्यूएशन का रिस्क लग रहा है हमें। और सबसे खास बात ये है कि कैश आउटफ्लो अगर जरा से हो गए, अगर FIIs ने 20-30 हज़ार करोड़ रुपए और निकाल लिया तो भाई सब चैलेंज हो जाएगा। और मुझे तो LIC का IPO की, अगर LIC का IPO में 70,000-80,000 करोड़ रुपए आएंगे, और वो शेयर होल्डर से आने थे, लेकिन सरकार ने बहुत स्मार्ट गेम खेला है। सभी पॉलिसी होल्डर को मैसेज कर दिया, भाई साहब पॉलिसी होल्डर शेयर अप्लाई करना, तुम्हारी कंपनी है, तुम पॉलिसी होल्डर हो, तुम्हें भी 10% का कोटा देंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या है कि कहीं शेयर बाजार से पैसा निकल के बाजार ना गिर जाए, इसलिए सरकार ने भी प्रोएक्टिवली बहुत अच्छे स्टेप जो है लिए हैं बाजार को रोकने के लिए। आप उसको पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि LIC का IPO की लिस्टिंग अच्छी हो, LIC को अच्छी प्राइसिंग मिले, LIC का IPO सक्सेसफुल हो, शेयर बाजार हमारे गिरे नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को याद है 2007-8 जब रिलायंस पावर का IPO आया था, और सारा मतलब लोगों ने दौड़ के भाई साहब रात दिन एक करके भाई साहब अप्लाई किया था, भाई साहब हमें रिलायंस का शेयर मिल जाए, रिलायंस पावर। और भाई साहब उस रिलायंस पावर में क्या हुआ वो सब लोग जानते हैं। उसके बाद ही जो है शेयर बाजार ऊंधे मुंह गिरा था, और उस तक बड़ा ऑप्टिमिस्टिक था। तो जो लोग जानते हैं उन लोगों को पता होगा। तो बहुत सारे लोगों का आकलन भी है कि LIC का IPO के बाद भी ऐसा होगा, बट देखिएगा हिस्ट्री सेम नहीं होती है। मैं इस बात से जो है नहीं मानता कि LIC का IPO के बाद तुरंत बाजार इसी तरीके से गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं। बाजार अब थोड़ा सा सिविलाइज्ड है। सिविलाइज्ड का मतलब है कि अब सरकारें भी समझती हैं कि बाजारों के अंदर लिक्विडिटी डालना काफ़ी ज़रूरी है, और इंटरनेशनली भी अगर सेलिंग होती है तो बाजार को कैसे रोका जाता है, जो आज कल आप देख रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं रिटेल इन्वेस्टर्स के एंगल से बात करता हूँ, थोड़ा सा अलर्ट रहने का समय है। निवेश करने के मौके आगे बहुत अच्छे भी मिल सकते हैं। अभी भी स्टॉक स्पेसिफिकली देखिए, मार्केट रिलेटेड मत देखिएगा। आपको भी बहुत सारे शेयर्स आपको 10, 12, 15 की पी पर मिल रहे हैं, और जिन कंपनीज का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है उन पर नज़र बनाए रखिएगा। और मैं आपके साथ वो चर्चा करता रहता हूँ कुल मिलाकर। और बहुत सारे शेयर्स अभी भी गिरे हुए, लेकिन वैल्यूएशन बहुत अच्छी है, घबराइए मत। बाजार जब चलेगा ना, उन्हीं में मोटर पैसा बनना है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।